हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और बिल्कुल भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ अपडेट करवाए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हुए हैं। सबको नमस्कार। जितने भी विद्यार्थी लाइव है, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास का जो अधूरा भाग रह गया था, मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास के अंदर हमारा बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था आद्य बैक्टीरिया, या जिसको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। नंबर 2 पर हमने सत्य जीवाणु या वास्तविक जो जीवाणु होते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व पढ़े थे कि दैनिक जीवन में जीवाणुओं के क्या क्या महत्व है। लेकिन दैनिक जीवन में जीवाणुओं की जो हानियां हैं, उन हानियों को भी हम यहां पे रीड करेंगे। तो बैक्टीरिया लगभग खत्म हो चुका था, जीवाणु से जुड़े हुए क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन अभी भी उससे रिलेटेड कुछ हानियां थी, जिनको मैं आपको नोट करा देता हूं। देखिए, कल की क्लास में हम जो बात कर रहे थे, मैं आपको एक बार वापस से बता दूं। सबसे पहले जीवाणुओं का हम आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं, जिसमें कृषि के अंदर जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात हुई थी। इसके बाद में एक शब्द आया था अमोनीकरण। खाद्य श्रृंखला में बैक्टीरियाओं का क्या योगदान है। डेयरी उद्योग में बैक्टीरियाओं के क्या योगदान थे। इसके बाद में अन्य उद्योग धंधों में बैक्टीरियाओं के क्या उपयोग थे। मानव की आंत के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं ई कोलाई, उनका क्या उपयोग है। और कुछ जानवरों की आंत के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक दवा बनाने के लिए भी बैक्टीरियाओं का उपयोग किया जाता है। नदी और तालाबों के अंदर मल निस्तारण के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया योगदान देते हैं। और आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जिसके अंदर अपन वीटी कॉटन की बात कर रहे थे, वहां तक की चीजें हमने पढ़ ली थी। और आज की क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो होगा हमारे पास में हानिकारक। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हानिकारक बैक्टीरियाओं के ऊपर, कि कौन कौन से बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में या जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये यहां से शुरू होगा। हानिकारक गतिविधियां। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कौन कौन से बैक्टीरिया है, एक एक करके आप चेक कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, चीजें मैं वास्तव में आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हर बार आपसे कि भले चाहे कितना भी हम डीपली पढ़े, लेकिन जिनकी वास्तव में जरूरत है, जिन शब्दों की जरूरत है, उन शब्दों को आप जरूर पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे बैक्टीरिया को ऐसे कैसे याद कर लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन शब्दों की जरूरत है, कि नहीं इनकी जरूरत है, वहां पर मैं बार बार मोस्ट लगा रहा हूं, बार बार मोस्ट लगा रहा हूं, तो आप उनको आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा एक दो भाई के कुछ कमेंट है, उनको मैं देख लेता हूं। क्लास रुक रुक कर चलती है भैया, एक बार वापस से हट जाओ क्लास से, फिर जुड़ जाना। गौरव मीणा सर, आपका कोर्स लिया है, मेरे को अभी से 20 दिन हुए हैं, लेकिन मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल है, एक बार मैं हर बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डावरा क्लास यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए। शायद दुनिया में जितने न्यूमेरिकल होते हैं वो मैंने वहां कराए हैं, कुछ रह रहे हैं वो भी मैं जल्दी से करा दूंगा। रिकॉर्डेड क्लास की स्पीड इतनी नहीं हो सकती भाई, 2x तक हाईएस्ट स्पीड रहती है।
हाँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैंने यूट्यूब पर कराए हैं, चैप्टर वाइज कराए हैं। एक बार मेरे कहने से वहां जाके देख लीजिए, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए हैं। 2 चैप्टरों के न्यूमेरिकल और कराऊंगा मैं यूट्यूब पर, जिसमें एक आपका ग्रेविटेशन है और एक हीट एंड टेम्परेचर है, वो यूट्यूब पर करा रहा हूं। और बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, दुनिया में इतने न्यूमेरिकल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है न्यूमेरिकलों के लिए। चलो, कुछ बैक्टीरिया है जो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, खाद्य पदार्थों को दूषण या दूषित करते हैं। आराम से सुनो, जिन शब्दों की जरूरत है केवल उनको याद करना, नहीं तो भाई मत करना। मेरा काम है चीजों को आपको बताना। देखिए, लाइव टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ही जल्दी से, 1 2 3 दिन के अंदर आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे आपको फिक्स टाइम पे टेस्ट देना पड़ेगा और अच्छे टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, अनेक जीवाणु है खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इनमें कुछ जीवाणु विषैले पदार्थों का स्त्रवण करते हैं और हमारे भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इनमें आता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ये एक बैक्टीरिया का नाम है। माइक्रोकोकस पायरोजेंस ये एक बैक्टीरिया का नाम है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये एक बैक्टीरिया का नाम है। और क्लास्ट्रीडियम बोट्यूडियम ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है। मेरे भाई, नहीं याद हो मत करिए, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि ये बैक्टीरियाओं के कुछ नाम है जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं और भोजन के अंदर पॉइजन छोड़ते हैं, जहरीले पदार्थों का स्त्रवण करते हैं, जिससे हमारा जो भोजन है वो दूषित हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया है जो भोजन को दूषित कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी याद नहीं हो चल जाएगा। नंबर 2, दूसरा हानिकारक है विनाइट्रीकरण। क्या करते हैं ये बैक्टीरिया? कुछ जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन या अमोनिया में बदल देते हैं। दोस्तों, ये जरूरी भी है, ये चीज जरूरी भी है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो, देख, कुछ बैक्टीरियाओं ने तो क्या किया, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन थी उसको नाइट्रेट में बदला, है ना, जिससे पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वापस से नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना देते हैं या नाइट्रेट से अमोनिया बना देते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे जमीन की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है। उर्वरकता जो शक्ति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा करते हैं बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। एक तो होता है नाइट्रिफिकेशन और एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे हिसाब से मोस्ट है। बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन इनको बोलते हैं। या दूसरा बैक्टीरिया है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। यहां पर नाम में आ रहा है, देखो इंग्लिश नाम में भी डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, मेरी तो खैर नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ये जो नाम है डीनाइट्रिफिकेशन, तो वो बैक्टीरिया जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, तो उनको बोलते हैं विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया। देखो, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन ये बैक्टीरियाओं के नाम है। अगर ये वाली लाइन याद रह जाए तो ये मोस्ट है। अगला दोस्तों, आपको पता होगा, भले चाहे आप इसको मत पढ़िए, भाई बायोलॉजी में लगभग 10 से 15 दिन 20 दिन का टाइम और लगेगा। यहां से आगे जैसे उनमें ज्यादा नहीं है, जैसे थोड़ा टाइम मुझे इस बैक्टीरिया में लग रहा है और एक कवक में लगेगा, 1 या 2 क्लास कवक में लगेगी। फिर आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एक एक दिन तो उनमें भी लगेगा, ठीक है। मेन चीज यही है। फिर जंतु वर्गीकरण है, प्लांट मॉर्फोलॉजी भी है ना। थोड़ा भले मैं हल्का सा चीजें मैं कम कर सकता हूं, ये कह सकता हूं कि भाई आपका लेवल थोड़ा डाउन कर दूंगा,
लेकिन जो टाइम लगेगा वो लगेगा। देखो आपको मैं क्लियर करा दूं, एक दिन में प्रकाश संश्लेषण करा दूंगा, एक दिन में पादप हार्मोन करवा दूंगा, एक दिन में मैं पादपों के लिए जो आर्थिक महत्व के जो तत्व होते हैं वो करवाऊंगा। 3 क्लास तो ये हो गई। इसके बाद में मैं बात करूं प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, लगभग 1 वीक का समय वहां लगेगा। तो 10 दिन तो ये हो गए, और 10 दिन का टाइम इसमें और मान लो, लगभग 20 दिन के आसपास का टाइम और मानो, जिसमें हम बहुत अच्छी वाली बायोलॉजी कंप्लीट करा देंगे, है ना। उसके बाद में मैं आपका फिजिक्स दोबारा से लाइव स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, अभी कुछ दिन में ही 1 2 3 दिन के अंदर जो विद्यार्थी रिकॉर्डेड देखते हैं उनको भी बोल रहा हूं, मैं 50 टेस्ट पेपर करवाऊंगा निःशुल्क एप्लीकेशन पर ही। तो आप उनको जरूर देना, बहुत अच्छे टेस्ट पेपर बनाऊंगा और उन टेस्ट पेपरों का सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराया करूंगा रोज। तो अगर आपको टाइम मिले तो मेरे कहने से जो मैं 50 टेस्ट पेपर बना रहा हूं, आप एक बार उन टेस्ट पेपरों को जरूर दे लेना। शायद ऐसे टेस्ट पेपर बनाऊंगा जो शायद आपके जीवन में हमेशा उपयोगी रहेंगे। तो टाइम मिले तो टेस्ट पेपर जरूर देना, निःशुल्क रहेंगे और उनका सॉल्यूशन डावरा क्लासे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो भाई साहब, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, निमोनिया, ये रहा बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पहले पढ़ा चुका हूं, रोगों का चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, टीबी, टीबी 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 ट्यूबर ट्यूबरकुलोसिस, दोस्तों इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो माइक्रोबैक्टीरियम है। टीबी मेरे भाई, टीबी जो होती है, टीबी जो होती है, सुना होगा, टीबी का जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके बाद में मेरे भाई टाइफाइड है, जिसका बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। टिटनेस ये है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया का नाम है। पोलिया और पीलिया, ये वैसे वायरस जनित भी रोग है। पीलिया हो सकता है, इन्होंने दे रखा है, बाकी का इसको यहां छोड़िए, इसको यहां से रहने दो। इसके बाद में प्लेग 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 इसका दे रखा पास्चुरेला पेस्टिस। इसके बाद में कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, डायरिया, दस्त भी हो सकता है बैसिलस कोलाई की वजह से। जठर आंत्र का रोग भी हो सकता है। और विब्रियो कॉलेरा महत्वपूर्ण है, बात हो चुकी है, बहुत पहले भी बता चुका हूं, विब्रियो कॉलेरा हैजा फैलाता है। तो ये कुछ रोगों के नाम है जो मैं बहुत पहले से आपको बता चुका हूं। ये कुछ रोगों के नाम है, लेकिन रोगों का चैप्टर तो मैं आपको अलग से करा चुका हूं। वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग अलग से, लेकिन ये बैक्टीरियाओं के होने वाले कुछ रोग है जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ये पादपों में कुछ रोग होते हैं, भले ही नहीं होंगे याद, मुझे पूरा विश्वास है, फिर भी मैं आपको बता दूं, आलू है, खीरा है, बैंगन में एक रोग होता है मलानी रोग। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है सूडोमोनास सोलेनेसियरम, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके बाद में जैसे मूली है, टमाटर है, गोभी में एक रोग होता है गलन, रस्ट रोग गलन, तो ये होता है इर्विनिया एराइडी, ठीक है। इसके बाद में सेब है, नाशपाती में एक रोग होता है अंगमारी, इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है इर्विनिया एमाइलोविरा, ये बैक्टीरिया का नाम है। सेब और चुकंदर में एक रोग होता है क्राउन गॉल रोग, ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। और नींबू में सीट्रस कैंकर एक रोग होता है जिसका बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास सिट्राई। देखो मेरे भाई, सुनिए, हां देखिए मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये वाली चीज तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं, परीक्षाओं में शायद बहुत बार आ चुका है कि हैजा, आपको पता है बैक्टीरिया जनित रोग है, हैजा का बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा, शायद बहुत बार आ चुका है। और मैंने एक चीज और बताई थी, जो विब्रियो कॉलेरा है
इसकी आकृति हिंदी के कोमे के जैसी होती है, आपने हिंदी में जो कोमा लगाते हैं ना उसके जैसी होती है। इसके अलावा निमोनिया का भैया याद कर लेना, मोस्ट है, पहले भी वहां पर भी कहा है मोस्ट है। बैक्टीरिया के जो रोग है वो मोस्ट है। ये देखो इनके नाम से पकड़ लेना, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, टीबी ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है, टीबी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका बैक्टीरिया का नाम देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड भी याद करना मेरा भाई, साल्मोनेला टाइफी, पीछे आ रहा है टाइफी। टिटनिस भी याद करना, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसके बाद में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस और हेजा, ये मोस्ट है भाई, इनको जरूर करना। तो ये आगे देखो, अब हमारा दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सुनिए सुनिए एक बार मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आपके पास शक्ति है लेकिन आप भूल जाते हो, आप हनुमान जी की तरह हो, आपके अंदर शक्ति है लेकिन आप भूल जाते हो। दोस्तों हम पंच जगत प्रणाली पढ़ रहे हैं और पंच जगत प्रणाली में पहला जगत का नाम है मोनेरा। क्या पढ़ रहे हो मेरे भाइयों? अरे मोनेरा जगत के बारे में पढ़ रहे हो। तो मोनेरा जगत में कौन कौन पढ़ना है? नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 साइनोबैक्टीरिया, नंबर 4 माइकोप्लाज्मा। ये 4 चीजों के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है भाई? ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी याद करो लेकिन रखना है याद। तो दोस्तों ये यहां पर दूसरा एक पॉइंट है, साइनो जीवाणु बोल दो, साइनो बैक्टीरिया बोल दो, या इनको नील हरित शैवाल भी बोलते हैं दोस्तों, नील हरित शैवाल। मतलब ये वाली चीज में से मैं फिर कह रहा हूं, साइनो बैक्टीरिया के अंदर से 5 अच्छी लाइनें याद कर लेना, 6 अच्छी लाइनें याद कर लेना, 5 6 7 बस, भले मैं तो कुछ भी बोलूं उसको आप टेंशन मत लेना, लेकिन जिसके लिए ये बोलूं कि भैया ये याद करना है, करना है। देखो एक बार फिर बता दूं मैं, क्या चल रहा है दोस्तों? मोनेरा। क्या चल रहा है मेरे भाइयों? मोनेरा। क्या चल रहा है? अरे भाइयों चल क्या रहा है ये तो बता दो दोस्तों। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है मोनेरा। मोनेरा जगत की बात हो रही है, मतलब हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, हम पढ़ रहे हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में। ये लाइन फिक्स कर लो। आप मोनेरा जगत की बात कर रहे हो, मोनेरा जगत के लिए एक शब्द फिक्स कर लो, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक और नाम यहां पे आ रहा है, और वो नाम है आपका क्या भैया? चलो देखो, साइनोबैक्टीरिया ये सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। नंबर 1 बात, ये सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। साइनोबैक्टीरिया के ऊपर 10-12 लाइनें, 8-10 लाइनें थोड़ा सा याद रह जाए तो करना, कोई नहीं पढ़ाएगा, केवल डावरा सर बता रहा है। किसी से पूछना अड़ोसी पड़ोसी से साइनोबैक्टीरिया क्या है, भाई नहीं बोलेंगे वो आपके सामने। नंबर 1, ये सभी प्रकार के आवास में रह सकते हैं, वही बड़ी बात है, जल थल सब हर जगह पाए जा सकते हैं दोस्तों। नंबर 2, इनकी वृद्धि के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कोई जरूरी नहीं है, ये एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है भैया। इनकी वृद्धि के लिए तीव्र प्रकाश चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर भी चाहिए, और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनोवीना, एजोला, साइकस आदि पादपों के अंतःपादपी रूप में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं
जो पादपों के अंदर अंतःपादपी रूप में पाए जाते हैं। ये बहुत गहराई वाली लाइन है, अगर बड़े लेवल पे जाएगी कभी कोई बात। कौन से साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो पादपों के अंदर पाए जाते हैं? अंतःपादपी साइनोबैक्टीरिया। तो यहां पर हमने नाम लिखा है एनावीना, एजोला, साइकस। ये है, आपको ये लाइन तो पक्का याद रखना। ये कैसे है? ये प्रोकैरियोटिक जीव है। ये कैसे जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। मतलब इनमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, रहित रहित नहीं पाई जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों सबको पता है ये प्रोकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनमें जो डीएनए आरएनए पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है इनमें। दोस्तों एक चीज और है, संचित खाद्य जो पदार्थ होता है, इनमें जो खाद्य पदार्थ संचित होता है वो प्रोटीनीय पदार्थ साइनोफाइसियन होता है। ये एक प्रोटीन का नाम है साइनोफाइसियन के रूप में। दोस्तों ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जैसे एक चीज बोलूं, मेरी बात को वापस सुनना। हमारा जो संचित भोजन है, मनुष्यों का जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन है। मनुष्यों का संचित भोजन क्या है? ग्लाइकोजन। पेड़ पौधों का संचित भोजन है स्टार्च या मंड। इसी तरह से ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह ये मौजूद मिलेंगे। दोस्तों अब बात यह आ रही है कि इनमें जो खाद्य पदार्थ जो संचित होते हैं वो प्रोटीन के रूप में, साइनोफाइसिस के रूप में, जैसे इनका जो संचित भोजन है वो प्रोटीन है, बोले तो साइनोफाइसियन होता है, साइनोफाइसियन होता है। अगली बात, इनमें अलैंगिक जनन होता है भाई। किस विधि से? ये लगातार आ रहा है, अंतःबीजाणुओं के द्वारा। अंतःबीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मेनली इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बात हो रही है, इसके अलावा जो बात हो रही है ये कुछ साइनोबैक्टीरियाओं के नाम है, नोस्टॉक, एनाबीना आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करते हैं। भैया नहीं, नाराज नहीं हूं, लेकिन ये थोड़ी कुछ चीजें ऐसी है जिनको थोड़ा सा मैं अच्छे से पढ़ा दूं, समझा दूं। भैया देखो, ये साइनोबैक्टीरियाओं के दो नाम मैं बोल रहा हूं, यहां पर यही नाम बार बार चलेंगे, नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना, नोस्टॉक और एनाबीना, ये साइनोबैक्टीरिया लगातार चलेंगे। इनका नाम आपको याद रखना है, नोस्टॉक और एनाबीना, नोस्टॉक और एनाबीना, नोस्टॉक और एनाबीना, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये मोस्ट लाइन है। मेरे हिसाब से तो इस वाले पूरे पेज में से सबसे अच्छी लाइन यही है। ये दो साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक और एनाबीना। भाई इन दोनों का नाम याद करना, नोस्टॉक और एनाबीना, ये नाम आएगा कहीं ना कहीं, टकराएगा। ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला, अब इनका कुछ आर्थिक महत्व है। दोस्तों ज्यादा नहीं है इसके अंदर मैटर, ज्यादा चीजें याद भी नहीं करनी है। कुछ साइनोबैक्टीरिया है जिनके आर्थिक महत्व है। नंबर 1, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अभी बात हो रही थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये साइनोबैक्टीरिया भाग लेते हैं। देखो देखो देखो, साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया के कई वंश जैसे नोस्टॉक, एनाबीना, दो ही नाम याद रहेंगे मुझे पता है, मोस्ट। एक तीसरा नाम है कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में, टोलीफॉक्थिस। ये आदि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के यौगिकों में बदलने की क्षमता रखते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। ये चावल है, ये है अपने चावल की खेती में इनका योगदान सराहनीय रहा है, तथा इनके कारण और किसी उर्वरकों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मतलब कहने का मतलब, बार बार एक ही बात फिर के आ रही है,
दो नाम बार बार याद रखने हैं, नोस्टॉक, एनाबीना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जरूरी है। शायद मैंने वो बात बोली थी ना कि इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर से 5 एक लाइन अच्छी सी निकाल लेना, वो आपका काम है। मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो 5 लाइनें छांटनी है, 6 लाइनें छांटनी है, भले आप अपने नोट्स अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डीपली लिखने की जरूरत कतई नहीं है, कम लिख लो भाई। हाँ भाई, दूसरी जो कहानी है दोस्तों, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इनका उपयोग भोजन में कैसे हो रहा है। देखो, स्पाइर, ओ भाई, इसको याद नहीं किया तो कुछ याद नहीं किया। स्पाइरूलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का उपयोग, वेरी वेरी मोस्ट, एक बार और लिख देता हूं, स्पाइरूलिना। जिसने इसका नाम नहीं सुना, इसका मतलब दुनिया में उसने कुछ नहीं सुना मेरे भाई। स्पाइरूलिना एक बैक्टीरिया है, आपको मैंने शायद कहीं ना कहीं इसका नाम आया होगा। ये बैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा स्पाइरूलिना बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। स्पाइरूलिना, स्पाइरूलिना नामक साइनो जीवाणु का उपयोग दोस्तों याद है या नहीं है? दोस्तों लगाइए वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट दोस्तों, का उपयोग संपूर्ण आहार के रूप में किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, एंजाइम, वसा तथा वर्णक सभी तत्व मौजूद होते हैं। स्पाइरूलिना में पाई जाने वाली प्रोटीन ठीक वैसी होती है जैसे कि शरीर स्वयं अपने लिए तैयार करता है, तथा इसे पचाने के लिए ऊर्जा की खपत भी न्यूनतम होती है। इसमें दूध के बराबर कैल्शियम तथा गाजर से 15 गुना अधिक विटामिन ए पाया जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। हाँ भाई, भोजन भोजन दोस्तों, स्पाइरूलिना नाम तो सुना था यार, गुरुजी नाम तो सुनाया था। एक था स्पाइरूलिना जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 65% प्रोटीन पाई जाती है। ये नाम तो आपने सुना होगा। आज पता चला है कि ये साइनोबैक्टीरिया है। सही में बहुत सारे विद्यार्थियों को पता तो है। किस जीवाणु में, ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा रखा है, किस जीवाणु में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? स्पाइरूलिना, और एक और नाम आता है क्लोरेला, वो शैवाल है ना, वो शैवाल में आ जाएगा। ये नीलहरित शैवाल भी तो है, ये इसका नाम भी तो, ये नीलहरित शैवाल भी बोलते हैं इसको। साइनोबैक्टीरिया बोल दो या इसको नीलहरित शैवाल बोल दो, साइनोबैक्टीरिया बोल दो या इसको हम नीलहरित शैवाल बोलते हैं। बेटा गेट लगाओ। हाँ, क्लियर है भाई, ध्यान रखना इसका। अगला, मृदा के सुधार में कुछ साइनोबैक्टीरिया हमारी मिट्टी के सुधार में भी लाभदायक है। साइटोनीमा, नोस्टॉक, एनाबीना आदि साइनोबैक्टीरिया क्षारीय
नम भूमि में आसानी से उग जाते हैं तथा भूमि का पीएच कम करके उसे खेती योग्य बनाते हैं। अच्छी बात है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उसकी पीएच वैल्यू को सही करते हैं। तो वहां पर फिर नाम आना है नोस्टॉक और एनाबीना का। ये एक नया शब्द है। शायद कोई भाई अगर बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी का बच्चा हो चाहे आरएस का बच्चा हो, वाटर व्लूम या जल प्रस्फुटन, ये शब्द को भैया पढ़ना है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन, बहुत बढ़िया याद है। इसका मतलब आया तो है ना कहीं तो मिला ये। अब ये शब्द को ध्यान से पढ़ना। वाटर व्लूम शायद कभी जीवन में अगर रेलवे वाले बच्चों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एसएससी के अंदर और आरएस के अंदर तो ये नाम बार बार सुनने को मिलेगा मेरा भाई, बार बार सुनने को मिलेगा ये नाम। जल प्रस्फुटन, जल व्लूम क्या होता है समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ऐसी चीजें जो कोई आपके सामने कभी बोल ही नहीं सकता। सच बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं भागना है। ये मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से आप जैसे आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हो, साइनोबैक्टीरिया मतलब आप मोनेरा जगत है। तो जैसे आपने साइनोबैक्टीरिया शुरू किया, मतलब ये पक्की बात है आप मोनेरा जगत की बात कर रहे हो। तो मोनेरा में जो लाइनें बोली है उनको तो यहां सबको लिख दो। जो बातें मैंने मोनेरा जगत के लिए बताई थी, मोनेरा जगत के लिए जो बातें मैंने बताई थी उनको तो तुरंत बोल देना। सुनो, आपको पता होगा दोस्तों, ये मैंने जो पंच जगत प्रणाली का चार्ट बनाया था तो ये मोनेरा जगत है। तो ये लाइनें जो मैंने बताई थी ना चार्ट में, मोनेरा जगत की जो लाइनें हैं 6-7 लाइनें हैं, इनको तो बिल्कुल तुरंत बोल देना। नंबर 1, ये प्रोकैरियोटिक जीव है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज नहीं होता है इनमें, ठीक है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और ये एक कोश के जीव होते हैं। काय की संरचना एक कोश के जीव होते हैं दोस्तों। ये स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, रासायनिक संश्लेषी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी परजीवी हो सकते हैं। ये बातें मैंने बताई है। प्रजनन के लिए ये संयुग्मन विधि का काम में लेते हैं। तो ये जो लक्षण मैंने बताए थे ना, ये चार्ट जो बताया था, ये तो आपको फिक्स रखना है। जैसे ही किसी भी मोनेरा की बात हो, किसी भी मोनेरा की बात हो, ये बातें तो आपको तुरंत बोलनी है। कोई भी मोनेरा जगत की जब बात होगी तो ये बातें आपको तुरंत बोलनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वाटर व्लू। सुनो भाई, कहीं साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, माइक्रोसिस्टस, नोस्टॉक, ओसिलिटेरिया आदि जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी सुनना, जैसे मान लीजिए किसी तालाब के अंदर ये बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक, एनाबीना, माइक्रोसिस्टस, ओसिलिटोरिया, ये नाम भी काफी जगह नजर आएगा, ओसिलिटोरिया। कभी कभी इनकी मात्रा जलाशय में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, पानी में इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, देसी भाषा बोल रहा हूं। इनकी मृत्यु के पश्चात जलाशय के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मेरे भाई सुनिए, जब इनकी मृत्यु होती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कारण जल में एक विशेष प्रकार की बदबू आने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इनके मरने पर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस पानी में से बदबू आने लगती है तथा जल का रंग भी बदल जाता है। ऐसे जल में विद्यमान मछलियां एवं जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसे जल व्लूम कहते हैं, वाटर व्लूम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वाटर व्लूम। भाई जैसे कोई तालाब है और उसके अंदर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया है दोस्तों। ये साइनोबैक्टीरिया जब मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
और उस पानी में से बदबू आने लगती है और उस पानी में रहने वाले जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस घटना को वाटर ब्लूम कहते हैं, इस घटना को वाटर ब्लूम कहते हैं। अगला, पशुओं की मृत्यु। अगला जो पॉइंट हमें दे रखा है दोस्तों, माइक्रोसिस्टस एवं एनाबीना जल में टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, पानी में टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। इस विषाक्त एवं ऑक्सीजन रहित जल को पीने से बहुत सारे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। भैया देखिए, ये नुकसान भी चल रहे हैं दोस्तों। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, एक तो माइक्रोसिस्टस और एक एनाबीना, ये पानी के अंदर पॉइजन छोड़ते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पानी जहरीला हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसको पीने से जानवर भी बीमार हो जाते हैं। उसको पीने से जानवर भी बीमार हो जाते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। आगे एक चीज और, वाटर का जो सप्लाई है उसको भी प्रभावित करते हैं, वाटर सप्लाई को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? सामान्यतः जल वितरण व्यवस्था में शैवाल एक मुख्य समस्या है। संग्रही जल कुंड में ऑसिलेटेरिया माइक्रोसिस्टस उत्पन्न होने के कारण ये पाइपलाइन को अवरुद्ध कर देते हैं। साथ ही इनकी मृत्यु अपशेषों के विघटन से जल जो है दुर्गंध उत्पन्न होने लग जाती है। बात सुनिए, बहुत सी बार क्या है, जो पानी की जब सप्लाई होती है, बड़ी बड़ी पानी की सप्लाई जहां होती है तालाबों से दोस्तों, उनमें क्या होता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पानी में रुकावट भी आती है। नंबर 2, इनके मरने से ऑक्सीजन की कमी, पानी में दुर्गंध होती है। तो भैया इस तरह से ये नुकसानदायक भी है। ये है, हमने पढ़ा है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल है ये। वो शैवाल अलग से पढ़ेंगे, वो शैवाल जो है ना वो अलग से पढ़ेंगे। जो मेन जो शैवाल है ना दोस्तों वो अलग से आ रहा है। ये है आपका मोनेरा जगत के, है ना, शैवाल और भी है। ये स्पेशली हमने साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इनको, नील हरित शैवाल हमने पढ़े हैं। बाकी शैवाल आ रहे हैं, वो तो एक तरह के पौधे ही है, ये मान लेना। अब हमारा ये जो मोनेरा जगत का जो लास्ट पार्ट आता है दोस्तों, वो आपको नजर आ रहा होगा, माइकोप्लाज्मा। मेरे भाई, माइकोप्लाज्मा से मेरा ये अनुमान है कि आप 10 अच्छी लाइनें लिख लेना, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। माइकोप्लाज्मा नंबर 1 कौन से जगत में आता है मेरा भैया? ये गुरुजी ये तो मोनेरा जगत में। बताऊं आपको एक चीज और बता दूं मैं, छोटी सी चीज। परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछता है? परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है, निम्न में से कौन मोनेरा जगत के अंदर आता है? मैं कह रहा हूं दावे के साथ। क्वेश्चन क्या आएगा, गलती मत कर देना। क्वेश्चन ये आएगा, निम्न में से कौन मोनेरा जगत के अंदर आता है? तो मेरे भाइयों को पता चल गया, मोनेरा जगत में कौन आता है? आर्कीबैक्टीरिया नंबर 2, सत्य जीवाणु या बैक्टीरिया नंबर 3, साइनोबैक्टीरिया नंबर 4, माइकोप्लाज्मा। ये कैसे जीव है? एक कोशिकीय है और कैसे है? प्रोकैरियोटिक जीव है। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें श्वसन अंग के रूप में मीजोसोम पाया जाता है। इनमें श्वसन अंग के रूप में मीजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीजोसोम पाया जाता है। मेनली इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, संयुग्मन, और एक नाम आया अंत्य बीजाणुओं के द्वारा। फिर उसके बाद में दोस्तों, ये चीज तो कॉमन है, ये चीज तो कॉमन है और हर बच्चे पे आती है। जो मैंने बोली है ना, मैं बोल रहा हूं ये चीज एकदम कॉमन है। ये जो मैंने 8-10 लाइनें बोली है मोनेरा के ऊपर, ये तो पूरे जगत को याद होगी। हर टीचर ये बात तो सबको पढ़ा के जाएगा, लेकिन फिर इनका वर्णन जो आता है ये कोई नहीं कराता है। आपसे मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, इनका वर्णन कोई नहीं कराता है कि आर्कीबैक्टीरिया क्या है, किसी को नहीं पता। परिभाषा नहीं बोल सकते आर्कीबैक्टीरिया की लोग। फिर बैक्टीरियाओं के बारे में पढ़ा, फिर साइनोबैक्टीरियाओं के बारे में भी पढ़ा, फिर उसके बाद में माइकोप्लाज्मा के बारे में भी पढ़ा। मैं तो ये कह रहा हूं
इनमें से भी अच्छी 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 लाइनें छांट लेना। वो लाइनें तो छांट लेना जिनके ऊपर मैं बार बार ये कह रहा हूं, मोस्ट मोस्ट नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना। भैया बाकी आपकी मर्जी है। माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में आता है मेरा भाई, मोनेरा जगत में आता है तो जो लाइनें कॉमन है वो सबको पता है। एक कोश की है, प्रोकैरियोटिक जीव है, मुख्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते हैं इनमें। नंबर 3 प्यारे विद्यार्थियों, इनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो जो डीएनए और आरएनए जो है ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए रहते हैं। दोस्तों माइकोप्लाज्मा के ऊपर और भी हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 बहुत 8-10 शब्द जो है ना गांठ बांध लेना अच्छे है। माइकोप्लाज्मा की खोज फ्रांस के 2 वैज्ञानिक है, नौकार्ड और रॉक्स। नौकार्ड तथा रॉक्स, नौकार्ड तथा रॉक्स ने प्लूरोनिमोनिया रोग से पीड़ित पशुओं के फुफ्फुसीय आवरण तरल फेफड़ों के अंदर भरा होता है में की, और इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया। ये आता है, ये नाम आता है, पीपीएलओ बोलते हैं इसको, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है पीपीएलओ। पूरा नाम याद कर लेना मेरा भाई, पूरा नाम याद कर लेना, जरूर से कर लेना, जरूर से कर लीजिए। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये शुरुआत में नाम दिया था किसको? माइकोप्लाज्मा को। पीपीएलओ बोला था शुरुआत में, इसको क्या बोला था? पीपीएलओ। दोस्तों ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की है? नौकार्ड और रॉक्स ने, नौकार्ड और रॉक्स ने। अगर ऐसे क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में रख दूंगा ना, सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन की भाई माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की है, भाई साहब उड़ जाएंगे ऊपर से। नौकार्ड और रॉक्स, नौकार्ड और रॉक्स। 50 नहीं 30% भी याद रख लेना, काम चल जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, मेरा टारगेट यही है, याद कराना। बुरी चीज है, कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तभी तो बच्चे कहते हैं गुरुजी पता ही नहीं चला क्वेश्चन कहां से आते हैं। क्वेश्चन यहां से आते, कभी नाम ही नहीं सुना वाटर ब्लूम क्या है, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि वाटर ब्लूम नाम की भी कोई चीज दुनिया में है। नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना। मेरे भाई माइकोप्लाज्मा की जो खोज है वो नौकार्ड और रॉक्स ने की है, अच्छा है। और ये खोज जो है ना दोस्तों, सबसे पहले एक पशुओं के अंदर एक रोग था, प्लूरोनिमोनिया एक रोग था, में इसकी खोज हुई थी सबसे पहले। और इसका जो नाम है ना, उसी के हिसाब से प्लूरोनिमोनिया रोग से पीड़ित पशुओं के प्लूरल फूड में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? पीपीएलओ। शुरुआत में इसका नाम क्या रखा? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दोस्तों अगला नाम, एक नया नाम आ रहा है, नोवाक ने इन्हें माइकोप्लाज्मा नाम दिया। नोवाक ने इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। नोवाक ने NOWAK ने इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। ठीक है गुरुजी। माइकोप्लाज्मा के कुछ अन्य नाम, कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक। मेरे भाई इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो वास्तव में ये तो पादप नाम की तो कोई दुनिया ही नहीं है इसके अंदर, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है तो वो पादप हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स है। ये मोनेरा जगत में आता है तो प्रोकैरियोट्स तो ये है ही है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई। पादप जगत का जोकर कहते इसको। ओ हो, क्यों भाई? क्योंकि ये लगातार अपनी आकार और आकृति बदलने में माहिर है। ये अपनी आकार और आकृति बदलने में क्या है? माहिर है दोस्तों। इसे जंतु जगत का जोकर कहा जाता है, इसे जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद बार बार आ चुका है। और ये तो भाई साहब अभी तक की जो बातें चल रही है ना, वो तो क्या चल रही है? मोस्ट चल रही है, मोस्ट। सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कहा जाता है इसको। और ये चौथा शब्द है आवरण रहित जीवाणु। ओ भाई, जिसका कोई आवरण ही नहीं हो वो तो अपना रंग बदलता रहेगा। जिसकी चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, तो कभी उसकी बाउंड्री इधर, कभी बाउंड्री इधर, कभी इधर, कभी इधर, मतलब
ये अपना आकार और आकृति बदलने में माहिर है, इसलिए इसको जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। दोस्तों, शुरुआत में इसको रियलिटी में पहले इन्हें जीवाणुओं में रखा जाता था। शुरुआत में इनको बैक्टीरियाओं के अंदर ही रखा जाता था, लेकिन बाद में इनका एक अलग ही ग्रुप बना दिया। बैक्टीरियाओं से अलग करके ये वर्ग का नाम इनका मॉलिक्यूल वर्ग। ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, हो जाए याद तो ठीक है। शुरुआत में इसको बैक्टीरियाओं के साथ रखा, लेकिन बाद में इसको अलग से ग्रुप बना दिया। उस वर्ग का नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल वर्ग में इसको रख दिया। लक्षण देखिए, क्या बात है माइकोप्लाज्मा के अंदर, क्या खासियत है। माइकोप्लाज्मा अचल जीव है। अचल, अचल नहीं चल सकता, अचल। इसके बाद में एक कोशिकीय है, गुरुजी पता ही है। प्रोकैरियोटिक है, गुरुजी पता ही है। गुरुजी ये नया शब्द है कि ये माइकोप्लाज्मा अचल है ना, गति नहीं करता। एक कोशिकीय का हमको पता ही है क्योंकि हम मोनेरा पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक शब्द का हमको पता है क्योंकि हम मोनेरा पढ़ रहे हैं। अब तक ज्ञात जीवों में सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा लेड-लेबाई को बताया है। ये कक्षा 11वीं की किताब में लिख रहा है, जिसकी कोशिका का जो व्यास है वो 1 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ऐसा लिखा है पुरानी किताबों में। यह स्वतंत्र रूप से वृद्धि एवं प्रजनन करने में सक्षम है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनकी आकृति जो है अनिश्चित होती है। ये बहुरूपता मतलब अपना आकार बदलने में माहिर है। ये अपना आकार बदलने में माहिर है। ये पादपों एवं मनुष्य में मृतोपजीवी अथवा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये पादपों के अंदर भी हो सकते हैं और मनुष्यों के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें लाइपोप्रोटीन युक्त कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये मोस्ट है, शायद इतना अंदर वो नहीं जाएगा कि माइको जो प्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका झिल्ली है ये किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की इसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। इसके बाद में जनन के लिए अलैंगिक जनन इनमें होता है, द्विविखंडन और मुकुलन विधि का यूज करते हैं। अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। दोस्तों, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, माइकोप्लाज्मा बहुत सारे रोग फैलाता है। तो पादप रोगों की बात हो रही है। माइकोप्लाज्मा की वजह से पादपों में रोग, संचरण, ट्रांसमिशन मतलब पौधों में माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोगों का संचरण प्राय लीफ होपर से होता है। पौधों में माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोगों का जो संचरण है वो लीफ होपर द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त रोपण या कलम बांधने से भी इसका संचरण हो सकता है। दोस्तों, माइकोप्लाज्मा का ट्रांसफर कैसे होता है? ये जो माइकोप्लाज्मा है ये पौधों के अंदर कैसे पहुंचता है? तो नंबर 1, पौधों में माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोगों का जो संचरण है प्राय लीफ होपर से होता है। इसके अतिरिक्त रोपण, कलम बांधना से भी इसका ट्रांसफर होता है। इसके बाद में पौधों में जब ये रोग होता है तो उसके लक्षण है, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, छोटी हो जाती है, तना जो है पतला हो जाता है, चपटा हो जाता है, फलों में बीज अनुपस्थित हो जाते हैं, कभी कभी अंकुरण रहित होते हैं, समस्त कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि करने का गुच्छा बनने के फलस्वरूप पादप जो है वो झाड़ू के समान हो जाता है। पुष्प के जो दल है वो उनका रंग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ओवरऑल कुछ भी याद नहीं करोगे चल जाएगा। नहीं करोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे, चल जाओगे, आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, इसकी वजह से बैंगन के अंदर लघुपर्ण रोग हो सकता है, लेग्यूम का कुर्वी सम रोग होता है, विनका का पीत रोग इससे होता है, पपीते का गुच्छित चूड़ रोग होता है, आलू का कुर्वीशियम रोग। ये है किसकी वजह से? माइकोप्लाज्मा की वजह से
हो जाए तो देख लेना, नहीं हो तो चल भी जाएगा, क्योंकि इतना डीपली तो नहीं पूछेगा। पादप रोग। पादपों में माइकोप्लाज्मा जनित रोगों को रोकने में टेट्रासाइक्लिन चिकित्सा अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। साथ ही संक्रमित पौधों को तुरंत मिट्टी से निकाल के नष्ट कर दो, और हाई टेम्परेचर ताप उपचार भी रोग को नियंत्रण में सहायक है। मतलब इसको, जो माइकोप्लाज्मा की वजह से जो रोग होता है उसको कैसे रोका जाए, है ना। मानव के अंदर भी ये रोग फैला रहा है, मानवों में भी ये रोग फैला रहा है, मानवों के अंदर भी ये रोग फैला रहा है, लेकिन याद करना जरूरी नहीं है। आगे आ रहा है माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा सेलाइबेरम, माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा होमिनिस द्वारा जननांग शोध हो जाता है। इससे माइकोप्लाज्मा सेलाइबेरम के द्वारा सांस से संबंधित बीमारी होती है। न्यूमोनी अप्रारूपिक निमोनिया का ही एक प्रकार है, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, मोनेरा जगत की कुछ महत्वपूर्ण लाइनें, मोनेरा जगत की कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं। मत करना, कोई चीज ज्यादा याद नहीं हो तो मत करना। अब सुनो, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें मोनेरा जगत की, इंपॉर्टेंट लाइनें, पूरा मोनेरा जगत की लाइनें। मोनेरा जगत की कुछ महत्वपूर्ण लाइनें, कंप्लीट सबकी, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया आदि जीव सबके लिए महत्वपूर्ण लाइनें। सुनना भाई मेरी बात। अति प्राचीन जीवाणुओं को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। गुरुजी हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया। अति प्राचीन जीवाणुओं को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया प्रतिकूल वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जहां पर दूसरे जीव नहीं रह सकते, वहां पर आर्की बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड का अभाव होता है, जबकि यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आपको बताया था मैंने कि जो आर्की बैक्टीरिया है उनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों, जीवाणु जो है अति सूक्ष्म सरल संरचना वाले एक कोश के जीव होते हैं। जीवाणु जल थल वायु में पाए जाते हैं। अधिकांश जीवाणु पर्णहरित का अभाव में परपोषी होते हैं। सामान्यतः ये मृत जीवी और परजीवी भी हो सकते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। मोस्ट है। जीवाणुओं की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। केंद्रक कला और केंद्रिका का अभाव होता है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, और इनका कार्य जीव द्रव्य कला में निर्मित मीजोसोम श्वसन स्थल के रूप में मीजोसोम पाया जाता है। जीवाणुओं में जनन जो है वो विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। मुकुलन और अलैंगिक जनन सामान्यतः अंतःबीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन आनुवांशिक पुनर्योजन के रूप में होता है। कोई जरूरी नहीं है लाइन। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोटिक है। एक कोशिकीय है, अचल प्रोकैरियोटिक है माइकोप्लाज्मा बहुरूपी जीव है जो तंतुल, तारका और अनियमित पिंड के रूप में मिलते हैं। बहुरूपी जीव है, बस इतना सा पढ़ लो। माइकोप्लाज्मा जानवरों, मनुष्य, पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग भी पैदा करते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीले हरित शैवाल, इनमें वर्णक सीफाइसोसाइनिन के साथ में क्लोरोफिल ए, कैरोटीन व अल्प मात्रा में मिक्सोजेंथिन व मिक्सोजेंथोफिल होता है। साइनोबैक्टीरिया में संचरित खाद्य पदार्थ प्रोटीन में साइनोफाइसियन, ये अभी मैंने बोला था आज की क्लास में। साइनोबैक्टीरिया में अनेक जातियां जैसे नोस्टॉक, एनावीना, टेलिफोथ्रिक्स आदि वायुमंडल नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सक्षम है। अब कुछ क्वेश्चनों के जवाब आपसे चाह रहा हूं मैं। जवाब दो भाई। 4 से 5 मिनट का समय है जिसमें मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। अति प्राचीनतम जीवाणु, प्लीज जवाब दो। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यस, जवाब दो भाई। क्वेश्चन ऐसे आएंगे और ये तो हाई लेवल के क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणुओं की सर्वप्रथम खोज किसने की है? जीवाणुओं की खोज किसने की है भाई, बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, ओके ओके, ल्यूवेनहॉक। जीवाणुओं की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ऐसे जीव जिसमें लवक नहीं होते हैं जो कार्बनिक खाद्य का संश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे जीव जिनमें लवक नहीं होता है, लवक नहीं होना चाहिए, और कार्बनिक खाद्य का संश्लेषण कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब, ऐसे जीव जिनमें लवक नहीं होता है कार्बनिक खाद्य का संश्लेषण कर सकते हैं, इसका सही जवाब होगा जीवाणु। जीवाणु। चौथे नंबर में, जीवाणु में श्वसन की क्रिया कहां होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इनमें मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है। मीसोसोम या मीजोसोम बोल सकते हो। निम्न में से कौन CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में स्थिर करता है? CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कौन स्थिर करता है? यह बढ़िया क्वेश्चन है। 5वें नंबर का, कौन CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में स्थिर करता है? बड़ी तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। इसका जवाब है रोडो स्पाइरिलम। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में स्थिर करने का काम रोडो स्पाइरिलम। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में होने वाले श्वसन रोग का कारक क्या है? इसका सही जवाब होगा, मुर्गियों में होने वाले श्वसन रोग का जो कारण है वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ये थी आज की क्लास की थोड़ी सी कहानी। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलूंगा, आपके पास SSC या रेलवे के क्वेश्चन पड़े हो, मेरे कहने से प्लीज आप मेरे नोट्स की PDF अपने पास रखना, और मेरे कहने से एक बार उन क्वेश्चनों को करना, PDF साथ रखना और उन क्वेश्चनों को करना। शायद हो सकेगा आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे जिनकी आप कभी तुलना भी नहीं कर सकते हो। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, कल YouTube पर एक महा मैराथन होगा केमिस्ट्री का। 3 घंटे के आसपास की क्लासें होंगी। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन NCERT के कराऊंगा। टॉपिक का नाम होगा कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो मैं हर बार कह रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं, क्वेश्चन के लिए YouTube का सहारा लो। शायद इतने क्वेश्चन YouTube पर कराए हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो समय मिले तो कल 8 बजे YouTube पर लाइव जरूर आना। कल एप्लीकेशन पे क्लास अगर होगी तो मैं मैसेज डाल दूंगा, दिन में ही ले लूंगा। कल 8 बजे से लेके 11 बजे तक क्लास जो है वो YouTube पर रहेगी। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहो, चीजों को पढ़ते रहो। बाकी का अब जो अगली जो क्लास होगी, देखो दोस्तों, एक थोड़ी सी चीज में आपको मैं बता दूं, मैं जिनकी जरूरत है ना उनको तो पढ़ेंगे अच्छे से। पंच जगत में नंबर 1 मोनेरा, जो कि हमें अच्छे से पढ़ना था और हमने पढ़ा है। पंच जगत में हमने मोनेरा को अच्छे से पढ़ लिया है, नंबर 1। मोनेरा के बाद में आने को प्रोस्टेटा नाम आता है, लेकिन प्रोस्टेटा पे ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो इसको ये मान के चलो इसमें नहीं है ये वाली चीज, इसको मैं आगे चलकर जब मैं जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, यहां लिख देता हूं, जब मैं जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो यही वाली चीज
प्रोटोजोआ में बदल जाएगी। एक अलग ही पढ़ाऊंगा, अमीबा, पैरामीशियम, इसी को बोलेंगे प्रोटोजोआ। तो जंतु वर्गीकरण में प्रोस्टेटा किस नाम से पढ़ा जाएगा? प्रोटोजोआ के नाम से पढ़ा जाएगा। नंबर 3, कल की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण शायद हो सकता है 1 या 2 घंटे की क्लास और लग जाए। कल फंगस वाला टॉपिक, कल या परसों जो भी है, फंगस या फफूंद वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। मेरे भाई मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 2 चीज 3 चीजों को सबको साइड में लगा दो, लेकिन प्लीज डावरा सर के कहने से 3 चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 कवक, और नंबर 3 आपके शैवाल, आर्य शैवाल, थैलोफाइटम आर्य शैवाल। नील हरित शैवाल नहीं है, उसको छोड़ो, साइड में लगा दो, शैवाल आ रहे अभी। तो प्लीज डावरा सर के कहने से इन 3 चीजों को देखो। मैं आपको बताऊं, लोग जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में से 10-10 क्वेश्चन सबने पढ़ रखे, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। लेकिन ये 3 चीज जो बोल रहा हूं ना, बैक्टीरिया, कवक और आपके शैवाल, इन तीनों को तो अच्छे से पढ़ना, जितना हो सकता उतना पढ़ना। कल 8 बजे यूट्यूब पर क्लास है, जरूर लेना महामैराथन को। और कल की क्लास में अगर ये रहा तो मैं अगला टॉपिक प्रोस्टेटा को अभी रोकूंगा और कवक को पढ़ाऊंगा। ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।